Hello everyone, welcome to Kautilya IAS. So this is Political Science 2024 and 2025 mentorship and crash course. Basically crash course ही है, not paid. So as we know, only 76 days are left for mains 2024, which is scheduled on 20th of September. टाइम बहुत कम है गाइस, एंड अभी जितना टाइम है उतना ही टाइम हमारे पास नेक्स्ट ईयर होगा प्रीलिम्स देने के बाद, जो 26 मई को है। उसके बाद आपके पास 75 डेज़ ही होगा, सिर्फ ऑनली 75 डेज़। अभी तो हमारे पास प्रीलिम्स का रिजल्ट आने के बाद 76 डेज़ बच रहे हैं, बट उस टाइम पे हमारे पास उतना ही दिन होगा, ओनली 75, राइट। सो जो लोग भी इस साल दे रहे हैं वो तो सही है, मेंस जो दे रहे हैं इस बार उनके लिए तो है ही ये लेक्चर और ये वीडियोस और ये सीरीज़ क्रैश कोर्स, बट जो नेक्स्ट ईयर भी देंगे उनके लिए भी ये इतना ही इम्पॉर्टेंट होगा। ये बायलिंगुअल कोर्स होगा, बायलिंगुअल, एंड इसमें क्या क्या हम करेंगे वो बात कर लेते हैं। बट गाइस, अगर आप नेक्स्ट ईयर देने वाले हो, श्योर है बिल्कुल कि हाँ भाई नेक्स्ट ईयर देना है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स हो जाएगा पॉलिटिकल साइंस के लिए, इंटरनेशनल रिलेशन के लिए। ऑप्शनल आपका इतने में से कवर हो जाएगा। इसके बाद आपको आंसर राइटिंग जो हम PYQ सेशन में सीखेंगे वो भी कवर हो जाएगा। सो ओवरऑल ये बहुत हॉलिस्टिक कवर हम करेंगे पूरे PSIR को। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग अपना मार्क्स इम्प्रूव करना चाहते हैं उनके लिए भी बढ़िया रहेगा, क्योंकि नॉलेज PSIR का हर किसी को हो जाता है जब वो एक बार कोर्स करता है। तो अगर आपने कोई कोचिंग करी है, कोई मेंटरशिप करा है, तो नॉलेज आपको हो जाएगा, बट उसको प्रेजेंट किस तरह से करना है, नंबर तो सारे लिखने के हैं ना, तो वो हम ये सारा इस कोर्स में देखेंगे। सिलेबस को माइन्यूटली डिटेल में हम कवर करेंगे, तो इसमें हम ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगा अभी, क्योंकि हम सबको पता है सिलेबस क्या है इसका, है ना, किस तरह से पढ़ना है ये भी सबको पता है। लेकिन क्या पढ़ना है, कितने कम टाइम में हम ज़्यादा इफ़ेक्टिवली उसको कवर कर पाएँ, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सो इस कोर्स में हॉलिस्टिक कवरेज ऑफ द सिलेबस होगा, एग्ज़ाम ओरिएंटेड, एग्ज़ाम को फोकस करके, क्योंकि क्रैश कोर्स में हमारा टारगेट ये है कि हम 10 अगस्त तक जो 80% ऑफ द सिलेबस कवर कर लें। बाकी तो करंट अफेयर्स जो और ये सब जो होता है पेपर 2 पार्ट B, वो हम और भी चीज़ें, वैल्यू एडिशन की ज़रूरत होती है ना उसमें, तो न्यूज़पेपर एंड ORF एंड ऑल, इन सब से हम उसमें वैल्यू ऐड भी करते रहेंगे टाइम टू टाइम। सो कवरेज ऑफ द सिलेबस, कंसोलिडेशन ऑफ द नोट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। नोट आपका कंसोलिडेशन ये नहीं है कि सिर्फ आपके पास नोट्स है और बस वो हो गया। आपको कंसोलिडेट मतलब कि वो आपके पास इस तरह से नोट प्रिपेयर हो जाए कि अगर आपको कल एग्ज़ाम देना है ना, तो आज भी आप पेपर 2 पेपर 1 पूरा रिवाइज कर सकते हो। जो आपकी वीकनेस है उसको स्ट्रेंथ में आप बदल सकते हो इन सब टाइम पे। सो वैल्यू एडिशन वेयर नीडेड, कवरेज विद द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन एनालिसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर वक्त हर कोई इसकी बात करता है, लेकिन ये किस तरह से होना चाहिए, आंसर राइटिंग किस तरह से होना चाहिए, ये हमें सारा इस सेशन, इस कोर्स में देखेंगे। शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन द प्रिपरेशन, ठीक है। अभी 76 डेज़ हैं, अगर शेड्यूल आपके पास अच्छे से रहेगा तब तो आप चीज़ें पैटर्नली कर लोगे कि GS को कितना टाइम देना है, ऑप्शन को कितना टाइम देना है, किस तरह से चीज़ें करनी है। बट वो खुद से करना बहुत मुश्किल हो जाता है एक टाइम के बाद, तो उसके लिए हमारा कोर्स जो है आपको काफ़ी हेल्प करेगा। और शेड्यूल के लिए स्टिकिंग टू द नोट्स एंड शेड्यूल, कंसिस्टेंसी आपकी बनी रहेगी, इससे कोई बैकलॉग और ये सब नहीं रहेगा। एंड डिसिप्लिन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मुझे ऐसा लगता है जो सेलेक्टेड कैंडिडेट होता है, जो अनसेलेक्टेड कैंडिडेट होता है, उसमें एक ही चीज़, अगर मेंस की पर्टिकुलरली बात करें तो वो डिसिप्लिन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। डिसिप्लिन के साथ कंसिस्टेंसी, अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो तो आप डिसिप्लिन भी नहीं हो, ठीक है। तो और होता क्या है ना, अभी आप जैसे प्रीलिम्स का रिजल्ट आया है, आप काफ़ी लोग मोटिवेटेड रहेंगे, एक महीने अच्छे से पढ़ाई होगी, चीज़ें पढ़ लोगे आप एक महीने तक, बट मिडल ऑफ द प्रिपरेशन अगस्त में होगा ना, मिड अगस्त में, कि यार अब क्या करना है, पैनिकिंग भी होगी कि एग्ज़ाम भी पास आ रहा, आंसर राइटिंग नहीं किया, ये टेस्ट दे वो टेस्ट दे। तो इस टाइम पे क्लैरिटी बहुत आना ज़रूरी है। तो अगर आपको शेड्यूल फॉलो कर रहे हो वो आपको हेल्प करेगा, ठीक है। अल्टरनेट डेज हम लोग लेक्चर लेंगे, और अल्टरनेट डेज उसी के साथ, जैसे आज हमने लेक्चर ले रहे प्लेटो का, राइट, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में, तो कल हम क्या करेंगे इसका एक और वीडियो में, दूसरे वीडियो में, उसमें हम PYQ डिस्कस कर लेंगे, रिविजन, वैल्यू एडिशन और PYQ एनालिसिस, जिसमें 2 क्वेश्चन तो हम प्रीवियस क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है, और मेंटरशिप में किस तरह से मैंने करवाया है वो, और 2 क्वेश्चन हम लेंगे टॉपर्स का,
टॉपर्स के आंसर्स जो कॉपीज़ होती हैं उससे 2 क्वेश्चन लेंगे, ताकि हम देख पाएंगे कि किस तरह से उन्होंने उस चीज़ को प्रेजेंट किया है, राइट। क्योंकि वहाँ से हमारा क्रेडिबिलिटी भी ज़्यादा बढ़ेगी और हमें समझ में भी आएगा कि नंबर ये ऐसे करने के बाद ही मिल रहा है। एक बात मैं और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहूँगा, जिसकी बात बहुत कम लोग करते हैं, नहीं करते मोस्टली। आप हर टॉपर की कॉपी फॉलो नहीं कर सकते हो, उनकी स्ट्रैटेजी। अगर कोई JNU से है, कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किया है, उसकी वोकेबलरी डिफरेंट रहेगा, उसका आंसर राइटिंग डिफरेंट रहेगा, उसका थिंकिंग पैटर्न डिफरेंट रहेगा। आप अगर ऐसे 10-15 के टॉपर ले लोगे तो आप हर किसी को फॉलो नहीं कर सकते हो, और करना ज़रूरी भी नहीं है। आप उनको ही फॉलो करो जिनका वे ऑफ राइटिंग आपके साथ मैच करो, या तो आप उनकी तरह मैच खुद कर पाओगे, वही आपको वैल्यू ऐड करेगा। मैंने देखा है लोग बंडल से बंडल ले लेते टॉपर्स की कॉपी को या PDF, बट इवेंचुअली हो नहीं पाता है। पहले बात तो ज़्यादा लेना नहीं है, 3-4 मैक्सिमम टॉपर उठाओ आप, जो आपके अकॉर्डिंगली लगता है आपको, कॉपीज़ उनकी उठाओ और वो पढ़ो। उससे मैं बताऊंगा आपको क्या क्या चीज़ आपको लेना है, क्या क्या चीज़ आपको अवॉइड करनी है, ठीक है। तो टॉपर के जो नोट्स या कॉपीज़ आप लेते हो ना, उसको कम मतलब पढ़ने के लिए मत लो, उसको यूज़ करने के लिए ज़्यादा लो। आप स्ट्रैटेजी बनाने के लिए उसको ज़्यादा लो, किस तरह से चीज़ें वो लिख रहे हैं वो ज़्यादा सीखने के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फ्लो कैसा होना चाहिए, इंटरलिंक कैसा होना चाहिए, राइट। तो चलिए, और ये मेरा टेलीग्राम चैनल रहा और ये यूट्यूब चैनल, और जहाँ रही बात ईमेल आईडी की, वो मैं आगे आपको प्रोवाइड करूँगा, जहाँ पे आप अपना आंसर लिख के भेज भी सकते हो मुझे इवैल्यूएट करने के लिए। मैंने पास्ट में कॉपीज़ इवैल्यूएट किए, वही सारे एक्सपीरियंसेस मैं आपको यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। सो पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशन, कुछ कुछ की टर्म्स हम देख लेंगे। हम सिलेबस को बिल्कुल अच्छे तरीके से कवर करेंगे, बट कुछ कुछ चीज़ें बेसिक्स हमें जानना ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग होंगे जो 2025 में भी देंगे, उसके लिए भी हम बात कर लेंगे। मैक्सिमम मेरे वीडियो का लेंथ होगा जो 1 आवर होगा। अगर 1 आवर से कुछ एक्सीड होगा तो उसको हम दूसरे वीडियो पार्ट 2 बना लेंगे, ठीक है, ऐसे करके। सो मेटलैंड ने एक स्टेटमेंट दी थी जिसमें उन्होंने कहा था, व्हेन आई लुक एट क्वेश्चन पेपर टाइटल पॉलिटिकल साइंस, आई एम मोर ट्रबल विद द टाइटल देन द क्वेश्चन आस्क्ड, ठीक है। क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में डायरेक्टली चीज़ें नहीं होती कि आपका 2+2 4 होगा। यहाँ पे आपको बहुत डिफरेंट व्यूज़ होता है हर चीज़ का, ओपिनियन एक ही नहीं होगा, मल्टीपल एस्पेक्ट होंगे उसके, राइट। सो वन ऑफ द ओल्डेस्ट डिसिप्लिन है ये, ओरिजिनेटेड इन एंशिएंट ग्रीस, सोक्रेटिस एंड प्लेटो। एरिस्टोटल इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, एंड एरिस्टोटल कॉल्ड पॉलिटिकल साइंस एज अ मास्टर साइंस। ये आप इंट्रोडक्शन में यूज़ कर सकते हो अपने आंसर्स के। आप टॉपर्स की भी कॉपी देखोगे ना, तो उन्होंने यहीं से स्टार्ट किया है। मैं टॉपर इसलिए बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे अट्रैक्टेड हो जाते हैं स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा। ऑल्दो वो उतना हेल्प आपको नहीं करेगा जब तक बेसिक चीज़ आपने नहीं करी है, बट फिर भी मैं इसलिए एग्ज़ाम देता हूँ आपको, क्योंकि उन्होंने वो चीज़ लिखा है, उनके नंबर आए हैं, है ना। तो हम ट्रस्ट ज़्यादा कर सकते हैं, उन पर रिलाई थोड़ा सा कर सकते हैं। लेकिन वो किस तरह से पढ़ना है वो हम बात यहाँ पे करेंगे क्रैश कोर्स पे अपने। डेफिनेशन की अगर बात करें तो 2 डेफिनेशन है, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ट्रेडिशनल की बात करें तो पॉलिटिकल साइंस बिगिंस एंड एंड्स विद द स्टेट। ये गार्नर की स्टेटमेंट है, थ्योरीज ऑफ स्टेट में हम पढ़ते हैं इनको, स्टेट। मॉडर्न की बात करें तो पॉलिटिक्स इज अ प्रोसेस शेपिंग एंड शेयरिंग पावर्स इन द सोसाइटी। इट्स स्टडी इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ हु गेट्स व्हाट एंड व्हेन एंड हाउ, बेसिकली रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। पावर के अगर फॉर्म में हम बोलें, या तो इन्वायरमेंट के फॉर्म में बोलें, या रिसोर्स एज अ मिनरल रिसोर्स, जिस तरह का भी, वो सारा हम यहाँ पे बात करते हैं, राइट। लैंड, लेबर और ये सब चीज़ें। तो हैरोल्ड लासवेल एंड कैपलन ने ये स्टेटमेंट दी है। की कंपोनेंट्स ऑफ द डिसिप्लिन की बात करें तो जो थ्योरी हमारा पार्ट होता है उसमें पॉलिटिकल थ्योरी, कंपेरेटिव पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी बोल सकते हैं हम इसको। तो इसका हम ये मेजर डिसिप्लिन होगी जो हमारा फोकस ऑफ एरिया स्टडी का रहेगा। पॉलिटिकल थ्योरी क्या होता है? इसमें 3 चीज़ें होती है, पॉलिटिकल फिलॉसफी, पॉलिटिकल थॉट एंड पॉलिटिकल साइंस। हु इज़ द फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी? पॉलिटिकल साइंस का तो अभी हमने देख लिया, बट फादर कौन है? प्लेटो। एंड फादर ऑफ फिलॉसफी और एथिक्स कौन है? सोक्रेटिस। सो व्हाट इज़ पॉलिटिकल थॉट? ये सारी चीज़ें ना हम यहाँ पे भी पढ़ेंगे, पॉलिटिकल थ्योरी, मीनिंग एंड अप्रोचेस, बट यहाँ पे हम थोड़ा सा बेसिक्स देख रहे हैं, इसलिए ऊपर से टच करके इसको निकलेंगे हम। तो पॉलिटिकल थॉट क्या होता है? इट इज़ अ थिंकिंग ऑफ एन एज, अंडरस्टैंडिंग विथ रेफरेंस टू टाइम एंड स्पेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 17th सेंचुरी की बात करूँ, 16th एंड 17th सेंचुरी, तो उस टाइम पे यूरोप में क्या चल रहा था? लिबरलिज्म। व्हाट
क्लासिकल लिबरलिज्म, वो उस टाइम की थ्योरी थी, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसमें काफ़ी चेंजेस हुए। वेलफेयर स्टेट आया, सोशल लिबरलिज्म, न्यू लिबरलिज्म, लिबर्टेरियंस, अभी इवॉल्व ही चल रहा है वो, राइट। तो थिंकिंग ऑफ एन एज है ये पॉलिटिकल थॉट हमारा, ये थॉट का थिंकिंग ऑफ एन एज, उसे हम पॉलिटिकल थॉट बोलते हैं। सिस्टमैटिक रिफ्लेक्शन अबाउट पॉलिटिक्स एमिनेटिंग फ्रॉम ह्यूमन कैपेसिटी टू थिंक। इट बिगिंस विद द क्वेश्चन फॉर बेटर लाइफ। हम क्यों इम्प्रूवमेंट, बेसिकली दिस इज़ फॉर इम्प्रूवमेंट, ठीक है। एक टाइम के बाद किसी भी थ्योरी, किसी भी चीज़ का रेलेवेंस थोड़ा सा डिक्लाइन हो जाता है, तो उसमें इनोवेटिव आइडियाज़, कुछ लोग उसको कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं, ठीक है। तो उसी चीज़ की हम बात यहाँ पे करते हैं। इट इज़ द बेस ऑफ पॉलिटिकल साइंस as it has been basic concept, it has given the basic concept, terminologies, language of political science. पॉलिटिकल थॉट इज इंक्वायरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको यूज़ कर सकते हो, अपने कीवर्ड है ये इंक्वायरी। बेसिकली इन पॉलिटिकल साइंस ओनली, PSIR, हम क्या करते हैं, इंक्वायरी, क्यूरियोसिटी, ठीक है। आप जब कुछ इंक्वायरी करते हो तभी आपको पता चलता है कि वहाँ पे वीकनेस क्या है, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, और उसके अकॉर्डिंगली आप अपना कैरी फॉरवर्ड करते हो अपनी थ्योरी को। सो बेसिक कॉन्सेप्ट, टर्मिनोलॉजीज, लैंग्वेज ऑफ पॉलिटिकल साइंस। Political thought is what? Inquiry. The constant interplay of politics and ethics. There are various scholars who say that this should be simultaneous. For example, who? Gandhi ji. But there are many scholars who say कि इन दोनों का interdependence नहीं होना चाहिए. They are independent of each other. For example, who? Machiavelli, realist scholar Machiavelli and Kautilya. Okay. So political theory क्या होता है? Heavily dependent on the political thought. Political thought is a narrow discipline and political theory is wide, broad. Umbrella term में ये, इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं. Heavily dependent on the political thought as thought provides basic tools, ideas, concept, terminologies. For example, Socrates का क्या था? Dialectics, right? Political theory is broader, more generalized and interdisciplinary. Okay. नाउ पॉलिटिकल थ्योरी मीनिंग एंड इट्स अप्रोचेस हमने देख लिया था. सो व्हाट इज़ पॉलिटिकल, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, राइट. क्या है पॉलिटिकल? Politics denotes an organization where rules are made and decisions are taken by the whole community, and authority is exercised over each member of the community, whether they support you or they are against you. वो उनको फॉलो करना पड़ेगा, उनके लिए आप पॉलिसी बनाओगे, डिसीजन लोगे. फॉर एग्जाम्पल एंशंट इंडिया में सभा एंड समिति का होता था. आज की अगर बात करें तो पार्लियामेंट, आजकल डिस्कशन हो भी रहा है पार्लियामेंट में, राइट. सो वहाँ पे डिबेट एंड डिस्कशन होता है, नॉट ओनली फॉर द पीपल हु हैव सपोर्टेड देम बट ऑल्सो हु डोंट. सो पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल का मतलब यही होता है. सो द टर्म्स politics and political are derived from the Greek word polis, which denoted ancient Greek city state. ठीक है. City state क्या होता है? Compact social life and culture where all institutions and activities were knit together. For example, network. ठीक है. इसका बेस्ट एग्जाम्पल अगर हम इंडिया की बात करें तो क्या? विलेज, फैमिली, विलेज, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट. स्टेट इज़ व्हाट? नेशन, मॉडर्न कॉन्सेप्ट. ओके. सो ये सारी चीज़ों की बात करते हैं. पॉलिटिकल थ्योरी का मेन क्या होता है? इंक्वायर विद आई. इंक्वायरी आप करोगे तो आपको चीज़ें समझ में आएगी. इंक्वायरी को ही हम क्या बोलते हैं? इंट्रोस्पेक्शन, क्रिटिकल एग्जामिनिंग. ओके. सो और जिसका रेलिवेंस है, अगर अपने कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करें तो आइडियाज़ फाइंड प्लेस इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लाइक आर प्रियम्बल, गांधीन प्रिंसिपल. ये सारी जो उनके आइडियाज़ हैं वो अपने को मिलता है ना कॉन्स्टिट्यूशन में. सो दिस इज़ व्हाट पॉलिटिकल थ्योरी इज़ ऑल अबाउट. कोर आइडियाज़ की बात करते हैं, वैल्यूज़ की बात करते हैं, विच आर जेनरिक, ऑर्गेनिक, वो चेंज नहीं हो सकती है. ठीक है. ये हमेशा यूनिवर्सल रहेगी. पॉलिटिकल साइंस की बात करें, पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल साइंस हैज सफर्ड फ्रॉम क्राइसिस ऑफ रेलिवेंस. इन पॉलिटिकल साइंस यहाँ पे एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है. अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो, आप आंसर लिख रहे हो, ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ. व्हाट इज़ पॉलिटिकल साइंस? एक थ्योरी होती है, कोई स्कॉलर होता है, कोई थिंकर होता है, वो अपनी थ्योरी देता है अपने थॉट से. ठीक है. कुछ लोग उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं एंड
फिर उसके बाद जो उस थ्योरी को क्रिटिसिज्म और एक थ्योरी देता है उसको काउंटर करते हैं लोग, उसका जो सिंथेसिस होता है वो उसका आउटकम होता है जिसको हम कंक्लूजन भी बोलते हैं। थ्योरी, क्रिटिसिज्म एंड कंक्लूजन, दैट इज आउटकम। कॉन्ट्रडिक्शन इज लॉ, कॉन्ट्रडिक्ट करेगा, कोई सी भी थ्योरी आएगी वो एब्सोल्यूट नहीं होगा, नथिंग इज एब्सोल्यूट, और उसको कॉन्ट्रडिक्ट करेगा, फिर उसके बाद न्यू थ्योरी आएगी, इसको इवोल्यूशन बोलते हैं। बट कुछ टाइम से ही हो रहा था कि पॉलिटिकल थ्योरी का रेलिवेंस नहीं रह गया, रियलिस्ट स्कॉलर बोलते थे ये सारे, ठीक है, उसका रेलिवेंस नहीं रह गया और आपको मूव करना चाहिए। क्राइसिस ऑफ रेलिवेंस की बात करते हैं ना, जो PYQ में हमारे क्वेश्चन भी है, ये प्रीवियस ईयर्स में पूछा हुआ है। सो स्कोप ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी की अगर बात करें तो द टर्म थ्योरी स्टैंड विद द सिस्टमैटिक नॉलेज। पॉलिटिकल थ्योरी डिनोट्स सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ पॉलिटिकल फिनोमेना, किस तरह से चीज़ें हो रही हैं। ब्रॉडली स्पीकिंग पॉलिटिकल थ्योरी इज कंसर्न विद द 3 टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल एम्पेरिकल स्टेटमेंट इन विच बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन थ्रू सेंस एक्सपीरियंस अलोन, एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन के थ्रू आता है एम्पेरिकल अपना। लॉजिकल स्टेटमेंट की बात करें तो रीजनिंग के थ्रू आता है अपना, ठीक। इवेल्युएटिव स्टेटमेंट is which is based on value judgment, okay, so like relative, किसी के relative में होता है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम सेइंग समथिंग देन मैं किसके relative में बोल रहा हूँ, वो पॉलिटिकल साइंस के relative में, राइट, एग्जाम के relative में, ओके। सो प्रीवियस क्वेश्चन इसमें जो आए हुए हैं वो मैंने आपको बताया, इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे तब करेंगे, आज हम WPT से शुरू करेंगे। अब मैं आपको ओवरव्यू दे रहा था। सो रेलेवेंस ऑफ कॉन्टेक्चुअलिस्ट अप्रोच टू स्टडी द पॉलिटिकल थ्योरी, 20 मार्क्स 2001 में पूछा गया था। कॉमेंट पर्सनल इज पॉलिटिकल, अगेन 20 मार्क्स 2010 में पूछा गया था। और भी 1-2 क्वेश्चन आए हैं इसमें, वो सारी बात हम PYQ सेशन में करेंगे जब इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे। चलो, सो वेस्टर्न पॉलिटिकल थाट हम पढ़ते हैं जब, तो अगर आप इस पर मेंस दे रहे हो या आपने पहले कभी पढ़ रखा है तो आपको ना अब स्मार्ट स्टडी करनी है, स्मार्ट लिंकेजेस करने हैं। अगर आप WPT पढ़ रहे हो तो आपको सिर्फ WPT नहीं पढ़ना है, आपको IPT भी पढ़ना है, ठीक है, आपको इंटरलिंकेजिंग करना है। अगर आप एथिक्स दे रहे हो, GS4 की अगर हम बात करें, अब GS4 जो पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन का जो पॉलिटिक थ्योरी वाला जो पार्ट है उससे आप लिख सकते हो आंसर, आराम से लिख सकते हो। इवन 70% आप आंसर यहाँ से लिख सकते हो। गवर्नेंस में आपको हेल्प करेगा, ठीक है। GS2 की अगर बात करें तो वहाँ तो करेगा ही, बट एथिक्स की भी बात करें तो वहाँ पे भी आपको हेल्प करेगा। इसलिए आपका इंटरलिंकेजिंग बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, यहाँ पे आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल पेपर 1 पार्ट A, पेपर 1 पार्ट B से लिंक होना चाहिए। पेपर 2 पार्ट A वो भी आपका पार्ट B से लिंक होना चाहिए। पेपर 1 पार्ट A जो है वो पेपर 2 पार्ट A से लिंक होना चाहिए, ठीक है। तो आपको इस तरह से पूरी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तभी मज़ा आएगा और वो आपको आंसर को क्या एनरिच करेगा इवेंचुअली। सो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में सोक्रेटिस, प्लेटो, एरिस्टोटल, मैकियावेली, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, JS मिल, रूसो हमारे सिलेबस में वैसे तो नहीं है, बट हम इनका थ्योरी जो है ना वो जनरल विल, वो हम और सब्जेक्ट का पढ़ते हैं तो अच्छा एक आंसर निकल के आता है अपना। कार्ल मार्क्स, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बढ़िया हो जाती है। कार्ल मार्क्स, एंटोनियो ग्राम्सी एंड हना अरेंट, ये हमारे मेजर थॉट्स हैं। इनके अलावा भी बहुत सारे थॉट्स आए हैं, राइट, बट होता क्या है गाइस कि एक सेकेंड, यस, होता क्या है कि हमारे सिलेबस में है, इसका ये मतलब नहीं कि और भी थिंकर्स नहीं होंगे, और भी सारे थिंकर्स हैं जिनको हम नहीं पढ़ते हैं, उतना रेलेवेंस भी नहीं है, बट उनके जो व्यूज़ हैं ना, मान लो उन्होंने किसी ने सपोर्ट कर दिया एरिस्टोटल और प्लेटो को, किसी ने अगेंस्ट बोल दिया उनके, तो जब तक वो हमें पता चलेगा कि वो उन्होंने किया है, क्या बोला है, वो हम अपने आंसर्स में लिखेंगे ना, तो अलग ही नंबर, एक्स्ट्रा नंबर हमें फैच करेगा वो। क्योंकि आपको भी पता है कि मोर और लेस जो हमारे नोट्स है पॉलिटिकल साइंस के वो सबके पास सेम है। जब हर कोई यही लिख रहा है, ठीक है, और सब सेम चीज़ें लिख रहे हैं, तो नंबर हमारा बढ़ेगा कैसे, कैसे हमारा आंसर डिफरेंट हो पाएगा। तो वो उसका चीज़ हम वहाँ से करेंगे वैल्यू एडिशन से। ये वैल्यू एडिशन आप चाहो हम तो करवाएंगे क्रैश कोर्स में, बट यही आप जो टॉपर्स की कॉपीज़ होते हैं ना वहाँ से उठा सकते हो। मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ ये बात, ठीक है, आप ये देख भी लेना। जिसके 280 मार्क्स आते हैं ना, या 300+ मार्क्स आते हैं, वो इसके ऐसे नंबर नहीं आते हैं। वो कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन करता है, वो थोड़ा सा रिसर्च करता है, थोड़ा सा होमवर्क करता है, वो एक्स्ट्रा वर्क, राइट। और जिसके 20 मार्क्स आते हैं,
220 और ये सब उनके आंसर्स में आपको यही दिखेगा कि उन्होंने सिंपल जो नोट्स उठाए ना बस वही का वही लिख दिया, तो नंबर भी वैसे मिलेंगे। और अगर उनकी वोकैबुलरी और आंसर राइटिंग ठीक नहीं है, लैंग्वेज पे कमांड नहीं है, तो नंबर और कम हो जाएंगे, राइट। तो इसलिए हमें थोड़ा सा वैल्यू एडिशन इसमें ज़रूरत है। न्यूज़पेपर बहुत अच्छा रोल प्ले करेगा अदर देन दिस, ठीक है। जो इस बार मेंस दे रहे हैं उनके पास तो इतना टाइम नहीं है कि वो इग्नू के मटेरियल और ये सब छू सकें, बट अगर जो नेक्स्ट ईयर दे रहा है तो वो आप थोड़ा सा रेफर कर सकते हो, वहाँ पे भी एक दो थिंकर निकाल सकते हो। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, salient features of the Greek way of life. Greeks used to live in the city state. City state में बिलीव रखते थे वो। City state का मतलब क्या होता है? Loyalty towards the city more than Greece as a state. For example, अगर मैं ancient India की बात करूँ तो जो villagers थे ना, वो village को ज़्यादा लॉयल थे, विलेज की तरफ ज़्यादा लॉयल टुवर्ड्स द विलेज। ओके, सो अगर वो लॉयल्टी नहीं रहते थे, उन्होंने कुछ गलत काम किया तो उनको पनिशमेंट भी मिलता था, उनको निष्कासित कर दिया जाता था, निकाल दिया जाता था, थ्रोन आउट ऑफ द विलेज, राइट। दैट्स वाई विलेज सिस्टम स्टिल सिग्निफिकेंट टुडे। इसलिए आज भी लोग विलेज सिस्टम की बात करते हैं। आज भी पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर इतना होने के बाद भी जो विलेज पंचायत होती है ना, वहाँ लगता है, वहाँ लोग उस चीज़ को फॉलो भी करते हैं, क्योंकि दे हैव अ फियर ऑफ मिसिंग आउट, राइट। फोमो है उनको कि हम निकाल दिए जाएंगे नहीं तो विलेज से अपने, और ये सब। सो लॉयल्टी टुवर्ड्स द सिटी। ओके, एंड इकोनॉमिक सिस्टम कैसा था उस टाइम का? एग्रीगेरियन इकॉनमी था। इंस्टीट्यूशन ऑफ स्लेवरी, इट वॉज कॉमन, स्लेवरी एज अ नेचुरल, नो कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी एंड पेट्रियार्कल सोसाइटी। ये क्या है? ग्रीक वे ऑफ लाइफ। अब यहीं पे हम बात करें तो स्लेवरी एज अ नेचुरल में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। वेर एवर inequality is justified, slavery will be natural, slavery will prevail. Whites man burden given by whom? ब्रिटिशर्स ने क्या बोला था? ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश जब इंडिया में आए थे तो वाइट्स मैन बर्डन उन्होंने बोला, बेनेवोलेंट डिस्पोटिज्म की बात करी, ओरिएंटलिस्ट की बात करी कि वी आर सुपीरियर रेस देन ऑल द ओरिएंटल। अगर मैं यूएस की बात करूँ तो नॉर्थ एंड साउथ जो सिविल वॉर हुआ था, राइट, स्टेट्स, नॉर्दर्न एंड सदर्न स्टेट, वाइट वर्सेस ब्लैक, जो 1980s के टाइम पे हमें देखने को मिला था, ब्लैक मूवमेंट, और जैसे मार्टिन लूथर किंग एंड ऑल। एंड उसी की बात करें हम तो यहाँ पे एक और चीज़ क्या, ब्लैक लाइव्स मैटर जो अभी चल रहा था 2020 में भी। सो ये सारे क्या है? स्लेवरी के तो एग्जाम्पल है ना। फिर उसको इंडिया की बात करें तो वर्ना सिस्टम ट्रांसफॉर्म इनटू कास्ट सिस्टम, है ना। सो व्हाट द अपर क्लास हु ब्राह्मण प्लस क्षत्रिय, दे वांटेड अदर्स टू सर्व देम, राइट। तो क्या था? स्लेवरी ही तो था वो। अगर अपर कास्ट और लोअर कास्ट की बात करें, दासी सिस्टम इन द टेम्पल एंड ऑल, एक मूवी भी आई है अभी हाल फिलहाल में, सर्विंग डीटी, ये सारे क्या हैं? ये सारे एग्जाम्पल है स्लेवरी एज नेचुरल के। अनटचेबिलिटी एंड ऑल। सो हेयर ऑल्सो कॉन्ट्रडिक्शन अराइजेस। लेकिन ये जो स्लेवरी एज नेचुरल, कोई सी भी थ्योरी मैंने क्या बताया, एक टाइम के बाद कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगा, और जब कॉन्ट्रडिक्शन आया तो फिर क्या हुआ? स्लेवरी के अगेंस्ट क्या गया बताओ? डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट क्या गया? अनटचेबिलिटी एक्ट आ गया, ठीक है। बहुत सारे लीडर्स निकल के आए, ज्योतिबाई फूले, राजा राम मोहन रॉय एंड BR अम्बेडकर, ठीक है। तो इन्होंने उसके बाद क्या हुआ? स्लेवरी को अबॉलिश कर दिया गया, बट स्टिल कंटिन्यूइंग एट डिफरेंट लेवल। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ तो जेंडर जस्टिस, है ना, स्लेवरी एज अ नेचुरल की बात करिए तो जेंडर जस्टिस भी तो यही है, नो डिस्क्रिमिनेशन अमंग मेन एंड वुमेन, फेमिनिज्म भी तो यही है, राइट। सो इसको ब्रॉड एस्पेक्ट में देखना है, माइन्यूट डिटेल में नहीं देखना है। ओके, सो द सिटी स्टेट यूज्ड टू फाइट ईच अदर। वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट वॉर्स बिटवीन द टू लीग्स of the state in ancient Greece was Peloponnesian War. This was a decisive battle between whom? Sparta and Athens, where Sparta defeated Athens, right. The defeat of Athens at the hands of Sparta was one of the major factor behind Plato turning towards philosophy. Okay, so why? Because Plato wanted to find the truth why Athens lost. And what is philosophy? Philosophy is what? Finding truth only. So यही है. The history of Peloponnesian War was written by Thucydides. This book is considered as the first book which contained ideals of realism. अगर मैं Plato and Aristotle together called Greek political thought.
Greek political thought. And whenever we study Plato, Socrates come directly. Socrates की साथ में हम लेके पढ़ते प्लेटो को. अगर हम इवोल्यूशन की बात करें इन वेस्टर्न वर्ल्ड, तो एंशियंट टाइम पे यूनिट, सिटी, स्टेट, सेल्फ सफिशिएंट एंड सेल्फ गवर्नेंस. सेम इंडिया का विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल लेवल एडमिनिस्ट्रेशन. मिडाइवल टाइम्स की बात करें तो क्या, रोमन एम्पायर. एंड मॉडर्न टाइम्स की बात करें तो नेशन स्टेट. नेशन मेड ऑन द बेसिस ऑफ एथनिसिटी, जिसको नासी बोलते हैं ना हम लोग. ट्रिटी ऑफ वेस्टफेलिया के थ्रू आया था 1648 में. ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हैपनिंग इन द यूरोप. फॉर्मल बिगिनिंग ऑफ नेशन स्टेट. नेशन स्टेट का डेफिनेशन क्या होता है, हर जगह ना डेफिनेशन इन सब जगह पे वर्क करना. जब आप आंसर राइटिंग कर रहे हो तो आपको ये सब चीज़ें रटनी पड़ेंगी भाई, ना ज़्यादा नंबर चाहिए तो नेशन स्टेट, द टर्म्स कम फ्रॉम लैटिन वर्ड नासी. रेस, जिसका मतलब क्या होता है, रेस, आइडेंटिटी, एथनिसिटी, ट्राइब, लैंग्वेज, रिलीजन कैन बी कंसिडर्ड एथनिक आइडेंटिटीज. फ्रांस वॉज द फर्स्ट नेशन स्टेट. एंड यूरोप में मेजरली जितने भी स्टेट बने वो नेशन स्टेट के बेसिस पे ही बने. फॉर एग्जाम्पल फ्रांस की बात करें तो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, राइट. ऑल्सो द यूरोपियन आइडिया ऑफ नेशन इज होमोजेनियस एंड इंडियन आइडिया ऑफ क्या है, हेट्रोजीनियस. ठीक है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी को वी एनरिच. ठीक है, वहाँ पे क्या है, यूनिटी इन यूनिफॉर्मिटी. पोस्ट मॉडर्न टाइम्स की अगर हम बात करें तो री एमर्जेंस ऑफ कॉन्फेडरेशन लाइक रोमन एम्पायर इन फॉर्म ऑफ EU. और ये काफ़ी सक्सेसफुल भी है, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल यूनियन इन द वर्ल्ड. मैं यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा गाइस, लोग बोलते हैं ना कि वर्ल्ड हिस्ट्री क्यों पढ़नी चाहिए भाई. उससे तो क्वेश्चन या तो एक आता है GS1 में या नहीं आता है. भाई वर्ल्ड हिस्ट्री इसलिए पढ़नी चाहिए क्योंकि आपको पॉलिटिकल साइंस में हेल्प करेगा और आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग वर्ल्ड के बारे में पता चल जाएगा, जिससे आजकल डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम आता है GS की अगर मैं बात करूँ तो. ठीक है, तो आपको ऐसे ऑप्शनल हर जगह वो हेल्प करेगा. एक और मैं चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में भी हेल्प करता है. बेसिक थ्योरी वहाँ पे दी रहती है, कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म क्या होता है. ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लेन किया रहता है. वॉर कैसे हुआ, क्योंकि वॉर जो होता है कोई भी, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर या सेकंड वर्ल्ड वॉर, वो एक दिन एक साल के लिए नहीं होता है. बहुत साल पहले से जो हैपनिंग चल रही है वो हमें मूव करती है वॉर की तरफ, राइट. सो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. एंड फॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ इंटरनेशनल रिलेशन. आपको इंटरनेशनल रिलेशन की चीज़ें वहाँ से काफ़ी ज़्यादा समझ में आती हैं, क्योंकि व्हाट प्री 1945 जो हम वर्ल्ड हिस्ट्री बोलते हैं वही तो इंटरनेशनल रिलेशन चल रही थी चीज़ें. वो तो हमने वर्ड अमेरिकन स्कूल ऑफ थॉट एंड इन सब ने दे दिया इंटरनेशनल रिलेशन और ये सब, तब उसके बाद ज़्यादा प्रोमिनेंट होगी. बट उसके पहले की जो चीज़ें वो हमें वर्ल्ड हिस्ट्री में ही पढ़ते हैं, राइट. सो ओके, इसलिए वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना है आपको, NCERT पढ़नी है आपको, डेफिनेटली वो हेल्प करेगा. वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट शुरू करते हैं हम लोग. सोक्रेटिस 1469 to 399 BC बिफोर क्राइस्ट. तो ये हमारा पढ़ने का तरीका होगा. फर्स्ट वी विल टेक इंट्रोडक्शन विद कॉन्टेक्स्ट. उसके बाद हम उनकी थ्योरी लेंगे, उनके की आइडियाज़ क्या थे. सो व्हाट कॉन्स्टिट्यूट गुड लाइफ, कॉल्ड वाइज मैन फॉर दिस हिज थ्योरी, थ्योरी ऑफ नॉलेज की बात करेंगे. डायलेक्टिक्स एज अ मैथड एंड अनएग्जामिन्ड लाइफ. स्टेटमेंट उन्होंने दिया था, अनएग्जामिन्ड लाइफ इज़ नॉट वर्थ लिविंग. ओके, सो अगर हम जैसे इस स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो आज भी वी लाइक फॉर एग्जाम्पल आई आस्क यू पर्पस ऑफ लाइफ क्या है. हम बोलते हैं ना कि यार बड़ा ही लॉस्ट सा फील कर रहा हूँ. पर्पस ऑफ लाइफ क्योंकि हमें मतलब नहीं दिखता है क्लियरली, नहीं पता होता है, इसलिए, है ना. फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई आस्क यू लाइक वाई यू वांट टू बिकम IAS ऑफिसर, राइट. तो जब तक आपका पर्पस क्लियर नहीं होगा तब तक आप कैसे अच्छा आंसर कर पाओगे इंटरव्यू में या कभी भी. इसलिए पर्पस आपका क्लियर होना बहुत ज़रूरी है. लाइफ का इंपॉर्टेंट पर्पस क्या है, टू हैव अ नॉलेज एंड बी हैप्पी, है ना. इसी चीज़ को चलो हम आगे पढ़ते हैं. तो Socrates is known as the wisest man on earth. Main idea, knowledge is virtue, means to excellence, and means to happiness. Socrates accepted ignorance without arrogance. Ignorance उन्होंने accept कर लिया without arrogant. He accepted that he knew nothing. उनको कुछ नहीं पता है तो उन्होंने ignorance अपना देख लिया. और arrogance नहीं, क्योंकि उन्होंने accept कर लिया कि हाँ भाई नहीं पता है मुझे. ठीक है, means that he does not know anything, so he was a wisest man. So according to Socrates, physical science deals with what is and philosophy deals with what ought to be. क्या होना चाहिए, what is the reality, truth, and it is based on logic and it is normative, norms, value. Okay, so to understand the voice of the soul,
to understand the voice of the soul. Socrates has proposed method of dialectics. Methodology क्या है? Dialectics. Dialectics can be called as logical reasoning. Unique method invented by Socrates. Teacher by profession to engage people in debate. Right? पार्लियामेंट में भी होता है, कोर्ट में भी होता है, राइट, सुनवाई. तो इस यहीं पे डायलेक्टिक्स उसी को हम कहते हैं. Acted as a gadfly, intellectual midwife to Athenian people. While he became very dear to young men of Athens, he incurred wrath of the people of power. He was loved by who? Young people. But hated by who? People in the power. Theory उन्होंने क्या दी है? Theory of knowledge. Theory of knowledge. क्या है theory of knowledge? What is knowledge? What is true knowledge? So, true knowledge is not opinion and belief. Not a true knowledge, but an illusion. ये क्या है? Illusion. Right? Not true and can be changed. An illusion can be changed. ये याद रखना. Type 2 true knowledge क्या है? आप ये देख लें. True knowledge क्या नहीं हमने देख लिया. True knowledge क्या है? It is unshakable product of dialectics to achieve true knowledge. For example, basic structure, non-violence and toleration. है ना? ये अपने कॉस्मोपॉलिटन थीम्स है ना अपने इंडिया के कल्चर, इंडियन सोसाइटी के. तो यही सारी तो हैं. इट इज़ अनशेकेबल, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इट इज़ अनशेकेबल, अनचेंजेबल. राइट. तो ये ट्रू नॉलेज हमें इस चीज़ की. Socrates, the father of ethics and philosophy. Father of ethics. Ethics is a branch of philosophy. It helps in understanding how we ought to live in the society. Ought to live. Right. Basically, it talks about the perfection. Philosophy is the study of ideas. Socrates has emphasized on understanding the idea concept, therefore is called father of philosophy. He was condemned to death by drinking hemlock. He could have escaped, भाग सकते थे वो, but he refused. Thus became the first martyr of philosophy. अब ये आप इंट्रोडक्शन में लिखते हो ना, फर्स्ट मार्टियर ऑफ फिलोसफर, ये इतना प्यारा और जेनरिक इंट्रोडक्शन देगा आपको, सीधा एग्जामिनर यहाँ पे नंबर देगा आपको एग्जाम में. राइट. तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें. अगेन उसकी जो थ्योरी की कॉन्सेप्ट कॉन्टेक्स्ट है ना, वो समझना बहुत ज़रूरी है. अगर आप आंसर में सिर्फ कॉन्टेक्स्ट भी लिख के आते हो ना, मान लो आपको आंसर कुछ नहीं आ रहा, पॉलिटिकल साइंस में कॉन्टेक्स्ट बहुत देना ज़रूरी है. हमने पढ़ा था ना इवैल्यूएटिव स्टेटमेंट में, क्या उसमें क्या बात कर रहा था हमने, वो रिलेटिव होना चाहिए किसी चीज़ का, बेस्ड ऑन समथिंग. राइट. तो जजमेंटल होना चाहिए वो. तो आपको कॉन्टेक्स्ट बताना पड़ेगा कि आपने किस लिए थ्योरी दी है. तो आपने थ्योरी इसलिए दी है. प्लेटो ने थ्योरी क्यों दी थी? क्योंकि एथेंस को वो ग्रेट बनाना चाहता, आइडियल स्टेट बनाना चाहता था, और एथेन वॉर हार गया था. राइट. तो उसके बाकी जो थ्योरी थी उन सब चीज़ों पे उसके डिपेंडेंट थी. इसलिए बहुत ज़रूरी है कॉन्टेक्स्ट. टेक्स्ट इज थ्योरी, कॉन्टेक्स्ट इज what is the reason behind of your theory. So Socrates is known as wisest man because he accepted he knew nothing. He was given the concept of theory of knowledge. The context behind it is a criticism of sophist. Sophist का criticism था. अब यहाँ पे ये देखते हैं, sophist were running after materialistic thing. ठीक है. अब मैं आपको यहीं पे एक चीज़ बता देता हूँ कि जो एथेंस थे ना, रूलिंग क्लास, वो दो स्कूल ऑफ थॉट था वहाँ पे. एक कौन सा था? सोफिस्ट. ठीक है, जो मेटेरियलिस्टिक चीज़ों की बात करता था. एक कौन सा था? सोक्रेटीज स्कूल ऑफ थॉट, जो किसकी? आइडियलिस्ट चीज़ों की बात करता था, आइडियलिज्म की बात करता था. राइट. सो सोफिस्ट वर रनिंग आफ्टर मेटेरियलिस्टिक थिंग, मनी एंड पावर. इट विल लीड टू अल्टीमेट हैप्पीनेस अकॉर्डिंग टू देम. दे वर डिमांडिंग मनी फॉर एजुकेशन एंड टीचर्स वर टीचिंग इग्नोरेंस एंड रिटोरिक, ओपिनियन एंड बिलीफ हमने ऊपर पढ़ा था. राइट. ड्यू टू विच ही गेव द मैथड ऑफ डायलेक्टिक्स to develop a spirit of inquiry. He said it is not enough to know what constitutes life, but more important to understand what constitutes good life. ठीक है, बहुत प्यारा स्टेटमेंट है, यूजेबल है, समझना है आपको, अंडरस्टैंडिंग. राइट. तो एक उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था उसकी बात कर लेते हैं. अनएग्जामिंग लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग. कॉमेंट. ठीक है, यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है इस पर. Above statement is from Socrates' theory of knowledge, where he gives the meaning of true knowledge. They emphasized there is a distinction between real knowledge and illusion of knowledge. According to him, the source of real knowledge is our soul. It can be gained not just by experience but a logical reasoning, which he calls as dialectics. Knowledge is a source of good life. Knowledge becomes virtue only when applied.
अगर वो नॉलेज सिर्फ दिमाग में है तो कुछ नहीं होगा, अगर आप आंसर लिख के आओगे तभी वो वर्च्यू बन पाएगा। यूज़ नॉलेज टू चैलेंज सोशल नॉर्म्स एंड कस्टम लाइक राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, अम्बेडकर, ज्योतिबाई फुले एक्सेट्रा। टू इंक्वायर, क्वेश्चन, असेसमेंट, इंट्रोस्पेक्शन, डिस्कशन, प्रॉब्लम इट्स कॉजेस, हमें पता चल जाएगा डिस्कशन से, उसका सोल्यूशन हम निकाल सकते हैं एंड उसका आउटकम अपने को दिखेगा। सो ये अपना सोक्रेटिस हो गया, इतना ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे चलते हैं प्लेटो। मैंने बताया था वेस्टर्न ग्रीक स्कॉलर में हम लोग प्लेटो एंड एरिस्टोटल पढ़ते हैं सोक्रेटिस के साथ, तो ये हमारा ग्रीक पॉलिटिकल थॉट हो रहा है अभी। सो प्लेटो 429 to 347 BC। अगेन इनका पढ़ने का तरीका भी हम कैसे देखेंगे, हम किस तरह से पढ़ेंगे ये, तो कॉन्टेक्स्ट, बुक उन्होंने क्या क्या लिखी है, इन्फ्लुएंस उनके ऊपर किन किन चीज़ों का था, ठीक है, यहीं से हमारा कॉन्टेक्स्ट निकल के आएगा ना। मैथोडोलॉजी, किस चीज़ को फॉलो किया उन्होंने अपनी थ्योरी को समझाने के लिए। थ्योरी, कितनी थ्योरी है, थ्योरी ऑफ आइडिया, थ्योरी ऑफ जस्टिस, थ्योरी ऑफ एजुकेशन, कम्युनिज्म, फिलोसफर किंग, क्रिटिकल इवेल्युएशन ऑफ प्लेटो, वेरी इंपॉर्टेंट, पहले क्वेश्चन आ चुका है PYQ। प्लेटो एज अ फर्स्ट फासिस्ट, प्लेटो एज अ एनिमी ऑफ ओपन सोसाइटी, प्लेटो एज अ फर्स्ट फेमिनिस्ट, प्लेटो एज अ फर्स्ट कम्युनिस्ट, प्लेटो एज अ फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी। सम स्टेटमेंट रिलेटेड टू प्लेटो जो हम आगे बात करेंगे, बट इससे पहले हम ये देख लेते हैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग, रिविजन आपका यहीं से हो जाएगा। यू कैन क्लियरली सी द कंटिन्यूएशन ऑफ सोक्रेटिक आइडियाज ऑफ थ्योरी ऑफ नॉलेज इन द प्लेटोज आइडिया, राइट। थ्योरी क्या है, कॉन्टेक्स्ट, थ्योरी विद अ कॉन्टेक्स्ट, आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स, गिव्स डायलेक्टिक एज अ सोल्यूशन, ठीक है। चैलेंज, क्रिटिसिज्म एंड सपोर्ट क्या होता है, आउटकम। तो थीसिस, एंटीथेसिस, सिंथेसिस। पॉलिटिकल साइंस इज ऑल अबाउट कॉन्ट्रडिक्शन, कोई सी भी थ्योरी है उसका कॉन्ट्रडिक्शन आएगा, गेटिंग इट। चलो कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो मेन एम क्या था, वाई एथेन लॉस्ट टू स्पार्टा इन पेलोपोनेशियन वॉर, ही वांटेड टू इंक्वायर। बुक्स क्या है, यंग प्लेटो, द रिपब्लिक, कंसर्निंग जस्टिस, ठीक है, थीसिस है ये। देन कॉन्ट्रडिक्शन बाय कार्ल पोपल एंड एरिस्टोटल, ये थीसिस इन्होंने कंसर्निंग जस्टिस में दे दी थी। फिर कॉन्ट्रडिक्ट किसने किया, कार्ल पोपल, अरिस्टोटल ने, ग्रेटेस्ट डिसाइपल एंड ग्रेटेस्ट क्रिटिक एज वेल एरिस्टोटल। तो मैच्योर प्लेटो, उन्होंने क्या बुक रखी, द लॉज, जिसमें देयरफॉर इंट्रोस्पेक्शन एंड सिंथेसिस। इसमें क्या बोलता है वो कि इवन फिलोसफर किंग हैज सम लिमिटेशन दैट ही कैन नॉट चेंज द लॉज, राइट। सो यंग प्लेटो से मैच्योर प्लेटो में हमने यहीं पे देख लिया कॉन्ट्रडिक्शन अराइज होता है, ठीक है। सो आगे चलते हैं। इन्फ्लुएंसेस इनका किनके, इन्फ्लुएंसेस की बात करें तो सोक्रेटिस, स्टूडेंट ऑफ प्लेटो वाज अ स्टूडेंट ऑफ सोक्रेटिस एंड डेथ का जो इंसिडेंट था, he was also moved by Socrates' death, like he was asked to drink hemlock and on at that time Athens में डेमोक्रेसी थी, राइट। तो इसलिए प्लेटो को बाद में नफरत भी हो जाती है डेमोक्रेसी से, he didn't like democracy। so पाइथागोरस, ज्योमेट्री उन्होंने दी है एंड कॉन्सेप्ट ऑफ सोल, हाउ सोल इज इंटरकनेक्टेड। हेराक्लाइटस, यहाँ पे याद करने का मैं थोड़ा सा तरीका बता देता हूँ। पाइथागोरस तो थ्योरी ऑफ सोल एस से आ गया। हेराक्लाइटिक्स की अगर मैं बात करूँ तो सी है ना ये, तो ये क्या, कॉन्सेप्ट ऑफ चेंज। परमानेंटिस की बात करें तो पी आ गया स्टार्टिंग में, तो कॉन्सेप्ट ऑफ परमानेंस, स्टेबिलिटी होता है इसका मतलब। एंड कंडीशंस इन ऑफ द एथेंस में क्या, एथेंस में सोफिस्ट रूल कर रहे थे, उसके कारण क्या इश्यूज हो रहे थे। मेथोडोलॉजी, डायलेक्टिक्स, लॉजिकल रीजनिंग, थ्योरी और की आइडियाज़ देख लिया हमने, क्रिटिकल इवैल्यूएशन देख लिया हमने। सम स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट एग्जाम में स्टेटमेंट बेस्ड पे ही क्वेश्चन आता है मोस्टली, तो ये आपको स्टेटमेंट पता होना चाहिए, आपको रटी हुई होनी चाहिए। ये आपके ऊपर क्वेश्चन बन के भी आ सकता है, आप इसको आंसर में भी यूज़ करोगे इन सारे स्टेटमेंट्स को, राइट। सो देखते हैं हम। तो रियलिटी इज़ अ शैडो ऑफ आइडिया, स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज, प्लेटो एज एन एनिमी ऑफ ओपन सोसाइटी, कार्ल पोपर, दो स्टेट आर बेस्ट गवर्न where rulers are reluctant to govern, or those state are worst governed where rulers are most eager to govern, ठीक है। ये सेम स्टेटमेंट है, क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुका है इस पे भी, तो इसी टाइप के और स्टेटमेंट हैं जो हम आगे देखेंगे अपने। सो लेट्स स्टार्ट। प्लेटो, इफ सोक्रेटिस इज नोन एज, इंट्रोडक्शन यहाँ पे, इफ सोक्रेटिस इज नोन एज फादर ऑफ फिलोसफी और एथिक्स,
who described the meaning of good life. Plato is known as father of political philosophy, which he was because he was the first person to describe what constitute an ideal state. One of the best एग्जाम आपका इंट्रो हो सकता है ये, अगर इस टाइप का अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है तो. सो यहाँ पे हमारे पास 3 क्वेश्चन अराइज होते हैं. व्हाट कॉन्स्टिट्यूट गुड पॉलिटिकल लाइफ, व्हाट इज़ द आइडिया बिहाइंड द स्टेट, एंड व्हाट आर द एथिक्स ऑफ द पॉलिटिकल क्लास. ये सारा आंसर हम लोग एंड में करेंगे जब हम पूरा ये टॉपिक अच्छे से कवर कर लेंगे. प्लेटो एज अ थिंकर. प्लेटो इज़ हाईली इमेजिनेटिव, रोमांटिक एंड यूटोपियन थिंकर. प्लेटो इज़ द आइडियलिस्ट थिंकर, नॉट मेटेरियलिस्टिक. आइडिया इज़ रियल, ये सारी बात करते हैं. He suggests extreme solutions like abolishing family and private property. That's why we call him as radical. He was criticized for the radical ideas by Aristotle, who was conservative, who was not only his greatest disciple but also his greatest critique. यहाँ पे हम मतलब देख लेते हैं idealist and materialistic of what are these meanings. We differentiate idealist and materialist on the basis of conception of reality. Idealist क्या होता है? For whom idea is real, like Socrates and Plato. Materialistic, who are materialistic, like Karl Marx. For materialist, matter is real. In the words of Karl Marx, idea or ideology is a false consciousness. Plato, idealist कौन कौन से thinkers थे? Plato, Socrates, Gandhi. For them, politics and ethics should not be separated. They are interdependent. But मेटेरियलिस्टिक की बात करें हम लोग तो रियलिस्ट मैकियावेली, हॉब्स, एंड वी कैन नॉट फॉरगेट कौटिल्य. सो फॉर देम पॉलिटिक्स इज नॉट एथिक्स, दे वांटेड टू सेपरेट इट. कंसर्न ऑफ द प्लेटो एज अ थिंकर. प्लेटो बिलोंग टू, यहीं पे कंसर्न क्या हमारा कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा. प्लेटो बिलोंग टू एथेंस विच इज इन बैड शेप, डिफीटेड बाय स्पार्टा. एथेंस वॉज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेट. प्लेटो wanted to know the reason behind the downfall of Athens. ये behind the reason जानने का था ना, ये तो context है उनका. He had great love for his motherland and wanted to make Athens an ideal state. Similarly, Machiavelli को भी disrespect किया गया था. कहाँ आपको comment section में बताना है. Fundamental problems in Athens. Ruling class was ignorant. Lack of good governance and corruption. Ruling class was running after money and power. हमने ऊपर देख रही है sophist का. Money and power is the ultimate source of happiness, that according to them. It made Athens internally weak and so externally vulnerable. अगर आपका internally weak है तो आप external vulnerable threat के बहुत ही close हो. 2 schools of thought की हम बात कर चुके हैं, Sophist and Socrates. Sophist, individual reality, they talk about realist, individualism, power, money and rhetoric. Socrates की बात करें तो collectivity, idealist, he talk about truth and knowledge. Plato's theory of soul, myth of metals. His theory of soul, concept of soul किसने दिया था आपको बताना. अभी हमने ऊपर देखा था पाइथागोरस. तो इनका जो theory of soul है, it is dependent on the myth of metal. He has given the myth of metal. Man's personality, physical and spiritual. Physical personality कौन, that we can see from our eyes, and spiritual, that is soul, अंतरात्मा. वो RC है, 3 मैथड उसका RC है, मैन ऑफ रीजन, करेज एंड एपेटाइट. मैन ऑफ गोल्ड इज मैन ऑफ रीजन, मैन ऑफ सिल्वर इज मैन ऑफ करेज, एंड मैन ऑफ कॉपर इज मैन ऑफ एपेटाइट. सो एंड गोल्ड जो है वही फिलोसफर किंग बन जाता है. मैन ऑफ सिल्वर इज ऑक्सिलरी और सोल्जर क्लास, ठीक है, एंड मैन ऑफ कॉपर इज प्रोड्यूसर, एपेटाइट. मैन ऑफ फिलोसफर किंग एंड मैन ऑफ सोल्जर, वी कॉल देम एज अ गार्जियन क्लास, राइट. So okay, rhetoric क्या होता है? Physical body is decaying part, whereas soul is permanent part. When our physical body ends, the soul does not end. It goes back to the kingdom of God. यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि जितने भी आइडियलिस्ट थिंकर होते हैं ना, हमने क्या देखा था, आइडियलिस्ट की बात कौन कौन करता है, ये देख लो आप वापस एक बार. प्लेटो, सोक्रेटिस एंड गांधी, ये सारे गॉड का एग्जाम्पल लेके चीज़ एक्सप्लेन करते हैं. बिकॉज गॉड इज एब्स्ट्रैक्ट, ओके. एंड गॉड जो है ना, वो चीज़ें अपनी जब बताता है, गॉड का एग्जाम्पल लेके अगर कोई अपनी थ्योरी प्रूफ कर रहा है, सो एक डिसिप्लिन लेके आ रहा है वो. बिकॉज पीपल आर फेयरफुल ऑफ गॉड, दे विल ट्रस्ट गॉड, दे विल एक्सेप्ट गॉड.
इसलिए उनकी थ्योरीज उन पे बेस्ड होती थी, ठीक है। वाई वर्ना सिस्टम प्रिवेल, वर्ना सिस्टम क्यों प्रिवेल हो पाया? बिकॉज ऑफ गॉड, ब्राह्मणिज्म वर मोर कनेक्टेड टू गॉड। आज के टाइम पे भी हमें कुछ भी पॉजिटिव चीज़ करना पड़ता है, वी कॉल द पंडित टू डू पूजा, राइट।